महाराज, आज एक मृग का शिकार करो जो सामने उस पेड़ के पास खड़ा है। उसकी खाल से एक सुंदर सा बिस्तर बनवाएंगे और उसके कंकाल को महल के गेट पर सजवाएंगे। तुम चिंता मत करो रानी साहिबा, मैं तुरंत उस मृग पर तीरों से आक्रमण कर रहा हूँ। लेकिन झाड़ियों के पीछे नागेश्वर राजा पर शिकार करने बैठा था। तभी वो तीर आकर नागेश्वर को लगा और फिर वो तुरंत मर गया। बस करो वृक्षराज, उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही है। अब इसका बदला होगी उसकी मौत, उसकी बर्बादी और उसकी तबाही। सब कुछ खत्म कर दो, उसके राज्य का हर एक खेत सूखे कर दो। आनंदी पानी से गांव में कोहराम मचा दो। तबाही किसे कहते हैं, अब इस राजा को पता चलेगा। छोटे महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा बाल मर गया। छोटे मालिक खेत से घर वापस लाकर उन्हें खूंटी में गांठ लगा दी थी और फिर थोड़ी देर बाद आसमान से एक बिजली गिरी और वो दोनों मर गए। ये नहीं हो सकता। नागेश्वर की मौत मतलब पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। जिसने भी ये किया है उसका पूरा साम्राज्य मिटा दूंगी। जवान बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ूंगी। बस पता लग जाए कि किसने ये किया, किसने मारा मेरे पति को। महारानी डायना, हम कैसे पता करें कि महाराज नागेश्वर को किसने मारा? ये जानना थोड़ा कठिन होगा। डायना के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आसमान खुद चल के आएगा, समुंदर बारिश बन के आएगा, हवाएं तूफान बन के आएगी और मुझे बताएगी कि नागेश्वर को किसने मारा। पर महारानी, इन सबको बुलाने से आपकी शक्तियां छीड़ हो जाएगी, आप कमजोर हो जाएगी। तो इससे अच्छा है आप कोई दूसरा रास्ता चुने महारानी। तुम सही कह रहे हो दंबिकासुर। अब ये जंगल ही सच उगलेगा, वरना डायना का कहर इस पर टूट पड़ेगा और आज ये जंगल अपनी हर पत्ती, हर डाल के साथ जलकर राख बन जाएगा। नहीं रुकिए डायना, मैं इस जंगल का रक्षक वृक्षराज हूँ। आप इस जंगल का नुकसान न करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ। तुरंत बता मुझे, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे बदले की आग इस जंगल को राख कर दे। चल बता वृक्षराज, किसने मारा मेरे पति नागेश्वर को? महारानी डायना, आपके आने के कुछ क्षण पहले की बात है। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी वैशाली तथा मंत्री जसवंत के साथ शिकार पर आए थे। महाराज, आज एक मृग का शिकार करो जो सामने उस पेड़ के पास खड़ा है। उसकी खाल से एक सुंदर सा बिस्तर बनवाएंगे और उसके कंकाल को महल के गेट पर सजवाएंगे। तुम चिंता मत करो रानी साहिबा, मैं तुरंत उस मृग पर तीरों से आक्रमण कर रहा हूँ। इतना बोलकर राजा वीरेंद्र सिंह ने धनुष से उस मृग पर वार किया, लेकिन निशाना चूक गया और हिरण आगे भाग गया और फिर राजा उसका पीछा करते करते आगे चला गया। लेकिन झाड़ियों के पीछे नागेश्वर राजा पर शिकार करने बैठा था। तभी वो तीर आकर नागेश्वर को लगा और फिर वो तुरंत मर गया। बस करो वृक्षराज, उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही है। अब इसका बदला होगी उसकी मौत, उसकी बर्बादी और उसकी तबाही। सब कुछ खत्म कर दो, उसके राज्य का हर एक खेत सूखे कर दो। आनंदी पानी से गांव में कोहराम मचा दो। उसकी प्रजा पे इतना जुल्म करो कि उसकी रूह कौप जाए, तभी डायना को सुकून मिलेगा। तुरंत जाओ दैत्यराज और दंबिकासुर, ये मेरा आदेश, ये तुम्हारी महारानी डायना का आदेश है। जाओ। भैया, इस बार खेत में फसल नहीं सोना उगेगा। सोना
क्योंकि इस बार सभी किसानों के खेत हरे भरे और रोगों से मुक्त है। भगवान इस बार हम किसानों पर रहम किया हुआ है। हाँ, एकदम सही बोले हरिया भाई। भगवान तो साथ दे ही रहा है, साथ में हमारे राजा वीरेंद्र सिंह ने भी इस बार फसल पर कर को माफ कर दिया है। हाँ मदन भाई, अब अपना कमाओ अपने पास रखो, किसी को कुछ नहीं देना। और इसी साल बिटिया की शादी भी कर लूंगा, बस फसल साथ दे दे तो। अरे बात ही करते रहोगे, अपने अपने खेत काम भी करने चलोगे। हरिया की इतनी बात सुनकर सभी लोग खेत चले जाते हैं और उधर महल में अरे महेंद्र इतना बड़ा हो गया है, अब तो शादी कर ले पागल, नहीं तो कोई भी राजकुमारी तुम्हें मिलेगी भी नहीं, और फिर मिलेगी भी तो एक बुढ़िया, और फिर उसी बुढ़िया से शादी करनी पड़ेगी। भाभी, मुझे शौक नहीं है शादी करने का, बस बड़े भैया और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। मुझे नहीं करनी शादी। मैं नहीं चाहता कि मैं शादी कर लूं और फिर बाद में बीवी का गुलाम बन के आपसे दूर हो जाऊं। मुझे तो बस आपका बेटा बनकर रहना है और आपकी सेवा करते करते प्राण त्याग देना ही मेरा उद्देश्य है। अरे छोटे, ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। कभी हम दोनों की बातें भी मान लिया कर, हमेशा अपने जिद करता रहता है। अगले महीने ही मगधीरा के राजा मगध सिंह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएंगे। मैं चाहता हूं तू उस रिश्ते को मंजूर कर लो। ठीक है बड़े भैया, आप जैसा कहे वैसा ही करूंगा। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है और मैं इसे आखिरी सांस तक निभाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। और भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ समान है। मैं इन्हें अपनी माँ की दृष्टि से देखता हूँ। बस आप सबका प्यार हमेशा बना रहे। इधर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी महल के अंदर एक औरत आती है। महाराज, मेरा सर्वनाश हो गया, मैं बर्बाद हो गई महाराज। ये गांव में क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। खेत में बारिश हुई और मेरे पति खेत में काम कर रहे थे, अचानक से उनके ऊपर बिजली का कहर टूट पड़ा और वो मर गए। अब बताइए महाराज, मेरा परिवार कैसे चलेगा? ये क्या बोल रही हो चंपा? गांव में बारिश नहीं हुई, खेत में बारिश हो गई। इस बार तो फसल सबकी बहुत अच्छी थी। अगर ऐसा हुआ है तो समझो सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तुरंत अपने छोटे को इसकी सच्चाई जानने के लिए भेज रहा हूं। तुम परेशान ना हो और अपने घर जाओ। राजा की इतनी बात सुनते ही महेंद्र अपने मंत्री के साथ गांव की तरफ निकल पड़े। सुनो, क्या खेत में बारिश हुई है और बहुत जोरों से? क्या ये बात सच है कि चंपा का पति आसमान से गिरी बिजली से मर गया? बोलो जल्दी। जी छोटे महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है कि गांव में बारिश नहीं हुई और खेतों में बारिश हो गई। इस बार सबकी फसलें बर्बाद हो गई। और हाँ, बात यह भी सच है कि चंपा का पति खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। छोटे महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा बाल मर गया। छोटे मालिक खेत से घर वापस लाकर उन्हें खूंटी में गांठ लगा दी थी और फिर थोड़ी देर बाद आसमान से एक बिजली गिरी और वो दोनों मर गए। मेरे तो वही एक सहारे थे। अब मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा छोटे महाराज? ये कोई आसमान से गिरी बिजली नहीं, बल्कि हम गरीब किसानों को श्राप मिला है। अरे हरिया, तुम परेशान मत हो। ये गांव में क्या हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। इसके लिए मुझे मथुरा पंडित से मिलना पड़ेगा। अब वही बता सकते हैं कि इस गांव में ऐसा क्या पाप हो गया कि किसानों पर कहर गिर रहा है। इतना बोलकर मंत्री और छोटे राजा महेंद्र सिंह मथुरा पंडित से मिलने के लिए निकल पड़े। और उधर दैत्यराज और दंबिकासुर मेरे भाई, तबाही किसे कहते हैं, अब इस राजा को पता चलेगा। इसकी चीख महारानी डायना के कानों तक पड़नी चाहिए। यही हम दोनों का उद्देश्य है। नहीं दैत्यराज, जब तक राजा को नहीं मार दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसको महारानी डायना के सामने गिड़गिड़ाना होगा, तभी मजा आएगा भाई। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हम महल के अंदर जाएंगे कैसे? क्योंकि हमारे अंदर रूप बदलने की कला नहीं है।
अगर इस रूप में गए तो पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें महारानी डायना के पास वापस जाना पड़ेगा। महारानी डायना, गांव में कहर मच चुका है। किसानों की फसलें और उनके बैलों को मौत के घाट उतार दिया है। अब वो भूखे मरेंगे और राजा परेशान होकर खुदकुशी कर लेगा। नहीं नहीं, राजा वीरेंद्र सिंह को ऐसे नहीं मरना। उसे तड़पाओ, उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजनी चाहिए, उसका साम्राज्य उसके सामने मिटना चाहिए। तभी डायना के कालेजों में ठंडक बैठेगी और मुझे सुकून मिलेगा। महारानी डायना, आपकी बातों पर हम खरे उतरेंगे, परंतु मेरे सामने एक दिक्कत खड़ी हो रही है कि अगर हम महल के अंदर जा सके तब महल में भी कहर बरसा सकते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे अंदर रूप बदलने की कला नहीं है। अगर रूप बदलने की कला हो तो उस महल के अंदर क्या क्या चीज है सब पता चल जाए। बस इतनी सी बात है दैत्यराज, तुम परेशान मत हो, इसका भी रास्ता मेरे पास है। एक है जो रूप बदलने की कला में महारत हासिल किया हुआ है, वो है मेरा शिष्य कालिका कालेश्वर। मैं उसे बुला रही हूँ, तुरंत बुला रही हूँ। कालिका कालेश्वर, तू जहां भी है मेरे सामने हाजिर हो, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। काली शक्तियों की महारानी डायना। डायना के इतना कहते ही उसके सामने एक प्रकाश हुआ और उसमें से कालिका कालेश्वर बाहर निकलता है। महारानी डायना, मैं आपका गुलाम कालिका कालेश्वर हूँ। बताइए आज ऐसा क्या हो गया महारानी जो इस दास को बुलाने की जरूरत पड़ी? कालिका कालेश्वर, मेरे अंदर बदले की आग धधक रही है। जब तक राजा वीरेंद्र सिंह का पूरा साम्राज्य नष्ट नहीं हो जाता, ये आग ऐसे ही जलती रहेगी। लेकिन इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका राज्य महल तंत्रों मंत्रों से बंधा हुआ है। जब तक उसका रक्षा कवच टूट नहीं जाता, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। इसलिए आज तुमको मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम इन सब कलाओं में माहिर हो और अब तुम ही महल के अंदर जाकर उसका रक्षा कवच तोड़ सकते हो। पर ध्यान रखना, उस महल में भी सिद्धियों से परिपूर्ण साधु और पंडित भी रहते होंगे, उनकी आंखों से बचकर जाना। महारानी डायना, आप निश्चिंत रहे। अगर आपने मुझे कोई भी कार्य सौंपा है तो समझ लीजिए वो पूरा जरूर होगा। मैं महल के अंदर जाऊंगा, उस महल का रक्षा कवच तोड़ूंगा और फिर उस राजा की कमजोरी को जानकर मैं तुरंत आपके पास वापस लौट आऊंगा। महारानी डायना, मैं जा रहा हूं, मेरे आने की प्रतीक्षा करिए। इतना बोलकर कालिका कालेश्वर वहां से गायब हो जाता है और महल के सामने जाकर अपना रूप बदल लेता है। क्या हुआ? छोटे गांव में क्या समाचार है? क्या हो रहा है किसानों के ऊपर? क्या उनकी फसलें सच में बर्बाद हो गई हैं या फिर ये झूठी अप्पा है? नहीं महाराज, गांव में जितनी बातें हैं सब झूठी है। उस औरत ने केवल एक अफवाह उड़ाई थी। मैं गांव गया था, वहां पर सब कुछ ठीक है, फसलें, किसान और उनके बैल भी, और वो इतने खुश हैं कि आपकी जय जयकार कर रहे हैं। बहुत खूब छोटे, ऐसा ही होना चाहिए प्रजा के लिए। अगर उन पर थोड़ी भी दिक्कत आए, चाहे वो अनाज के लिए या चाहे पैसों के लिए, उनको सब कुछ दिया जाएगा। अभी राजकोष में इतने धन और अनाज है कि उनसे पूरी प्रजा 5 साल तक बिना कुछ किए अनाज खा सकती है। और पता करो, जिसने भी ये अपराध किया है उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए।
ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। इसमें जो जो शामिल है उन सबको सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा उन्हें सच कहने के लिए भी सोचना पड़े। हाँ छोटे, तुम ठीक बोल रहे हो, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मंत्री के साथ गए थे और अकेले आए महल। मंत्री कहाँ है? महाराज, मंत्री को बहुत आवश्यक काम पड़ गया था, इसलिए वो अपने घर छुट्टियों पर चला गया है। 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। ठीक है, अब तुम गांव में जाओ और उन सब को पकड़ कर ले आओ जो इस अफवाह में साजिश रच रहे थे। इतना बोलकर राजा वीरेंद्र सिंह वहां से चले जाते हैं और उधर असली वाला राजा का छोटा भाई महेंद्र सिंह मथुरा पंडित के पास पहुंच जाता है। पंडित जी प्रणाम, मैं राजा का छोटा भाई महेंद्र सिंह। आज आप मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। अचानक से किसान और उनकी फसलों पर आसमान से बिजलियां गिर रही है, जिससे हमारा राज्य बर्बादी पर आ चुका है। इसलिए मैं बहुत आशा लेकर पंडित जी आपके पास आया हूं, तो कृपा करके मुझे इस रहस्य का सच बताएं। छोटे महाराज, आप परेशान न हो। मैं अभी अपने तंत्र मंत्र से राज्य में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी ले रहा हूँ। बस थोड़ा समय दे। इतना बोलकर मथुरा पंडित अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर महेंद्र सिंह से कहता है, छोटे महाराज, राज्य बहुत बड़े खतरे में फंसने वाला है। उस पर बुरी शक्तियों का प्रभाव होने वाला है, और जो हो गया उस पर भी बुरी शक्तियों का ही प्रभाव था। अगर इसे समय रहते रोका न गया तो पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और ये राज्य दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो पंडित जी, इसका कोई उपाय बताइए। क्या मैं राज्य को बचा नहीं सकता? अगर इसका कोई भी उपाय हो आपके पास तो बताइए। मैं अपने राज्य के लिए अपने आप को मिटा सकता हूँ, पर अपने प्रजा पर कभी भी जुल्म होते हुआ नहीं देख सकता। बताइए मुझे कैसे इसे रोका जाए। छोटे महाराज, मेरे अंदर उतनी शक्तियां नहीं हैं कि मैं बुरी शक्तियों से लड़ सकूं। बस मैं इतना कर सकता हूं कि उसका मार्ग बता सकता हूं, और इसका मार्ग एक ही है कि हमारे गुरुजी महर्षि नीलमणि व्यास जी ही इसका का उपाय बता सकते हैं। पर अभी वो हिमालय कल्पवास के लिए गए हैं और इसी हफ्ते वो लौट रहे हैं। तब तक हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं अब अपने राज्य वापस जा रहा हूँ और 1 हफ्ते तक कोशिश करूंगा कि सब कुछ अच्छा रहे, और मैं 7वें दिन आपके पास आऊंगा। तब मेरी मुलाकात व्यास महाराज से करवाना। इतना बोलकर महेंद्र सिंह अपने राज्य वापस आने लगते हैं और इधर कालिका कालेश्वर गांव के कुछ किसानों को और चंपा को राजा के पास हाजिर करता है। महाराज, ये रहे झूठी अफवाह फैलाने वाले लोग। इन्होंने ही झूठी अफवाह फैलाकर गांव वालों को गुमराह कर अपने पतियों और बैलों को गायब कर राज्यकोष से धन लेने की अपेक्षा कर रहे थे, ताकि खूब सारा धन लेकर दूसरे राज्य पलायन कर सके। ये क्या बोल रहे हो छोटे महाराज? आपने तो गांव में चलकर देखे थे गांव वालों की हालत, तो आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं महाराज? भला कोई थोड़े धन की अपेक्षा में अपने पति को मरा हुआ कैसे बोल सकता है? आप ही चिंतन करें महाराज, भला अपने पति को कोई मरा हुआ कैसे बोल सकता है? महाराज, ये छोटे महाराज ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि छोटे महाराज ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये छोटे महाराज नहीं है, उनके जैसा कोई बहरूपिया है। मेरे छोटे मालिक ऐसा नहीं बोल सकते बड़े महाराज। अरे चुप कर, हमें पता है जब छोटे और गरीब लोगों की गलतियां पकड़ जाती है तब वो अपने मालिक को पहचानना भूल जाते हैं और खुद सच्चा और हमें झूठा साबित करना चाहते हो। इसकी सजा पता है क्यों होगी तुम्हारी? शांत रहो छोटे, इन सबको थोड़ी आजादी क्या दे दो, ये सिर पर चढ़ने लगते हैं। इसलिए आज से गांव वालों की आजादी खत्म करो। आज से उन पे कर देने की प्रथा लगाओ और इन सबको बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। ये इधर राजा सबको सजा दे देता है और उधर डायना, ये मूर्ख कालिका कालेश्वर क्या कर रहा है? इसको गए हफ्ते हो गए और अभी तक कोई सूचना नहीं दिया। हे जादुई आईने, प्रकट हो और मुझे कालिका कालेश्वर से बात करवा। बोलिए महारानी डायना, आपने मुझे याद किया? हाँ कालिका कालेश्वर, मुझे ये बता कि
तुझे गए तो हो गए, पर किसी प्रकार की सूचना मेरे तक नहीं पहुंचाया। क्या तू राजर्षि सुख पाकर वहीं पर रहना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं तू भूल गया अपने उस काम को जिस काम के लिए तुझे वहां भेजा गया था? नहीं महारानी डायना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पर पूरा जाल बिछा दिया है। बस अब इस महल का रक्षा कवच तोड़कर वापस आ रहा हूँ। नहीं, खाली हाथ वापस मत आना। अगर वापस आना ही है तो रानी को लेकर आना, जिसके लिए मेरा पति नागेश्वर मर गया। मुझे वो चाहिए, मुझे उसका खून पीना है। और जैसे ही वो मेरे पास आती है वैसे ही एक नई कहानी जन्म लेगी, जिसका अंत सिर्फ राजा के मौत से होगी। उसके सगे भी उसकी मदद नहीं करेंगे, उसे मरने पर मजबूर कर दूंगी। बस तू जल्दी वापस आ, कालिका कालेश्वर। ठीक है महारानी डायना, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करने वाला हूँ। अभी तुरंत जाकर उस महल कवच को तोड़ने का रहस्य पता करता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके पास तुरंत उस रानी को लेकर इधर डायना की बात मानकर कालिका कालेश्वर अपने काम में लग जाता है और उधर छोटा राजा महेंद्र सिंह जंगल से होते हुए वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अजीब सा प्राणी दिखा। मेरी मदद करो, मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? तुम मुझे बता सकते हो कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता किधर है? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप पृथ्वी के नहीं लगते या फिर आपको कोई भयंकर बीमारी हो गई। अब आप ही सच सच बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले? हाँ, मैं पाताल लोक का रक्षक काल केतु हूँ। मेरी रानी नीलिमा इस पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकली थी, परंतु उन्हें निकले महीना हो गए और अभी तक वो वापस नहीं गई। इसलिए मैं उन्हें खोजते खोजते इस जंगल में आ गया। अगर आपने उन्हें देखा है तो मुझे बताने का कष्ट करें। नहीं कालकेतु, मैं किसी को देखा नहीं। अगर देख भी लेता तो कौन मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। अगर आप उनका हुलिया बताएं तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अन्यथा आप सीधे जाएं और जंगल से बाहर निकल जाएंगे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पर कैसे? अगर मेरी मदद कर पाओ तो मैं आपको हुलिया बता रहा हूँ। महारानी नीलिमा एक नागवंश की राजकुमारी है, जिसका भाई नागेश्वर एक दायान के मोहजाल में फंसकर पृथ्वी लोक आ गया था। उसी से मिलने के लिए महारानी यहाँ पर आई थी। अच्छा तो ठीक है मित्र, मैं अपने राज्य में घोषणा कर दूंगा, जिससे महारानी नीलिमा को ढूंढने में मदद मिलेगा। अगर और कोई मदद चाहिए तो उसे भी बताइए, क्योंकि आप मेरे ही राज्य में हैं और मैं इस राज्य के राजा का छोटा भाई महेंद्र सिंह हूँ। नहीं नहीं महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तब इस जंगल में आकर मेरा नाम लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इतना बोलकर कालकेतु वहाँ से चला जाता है और उधर कालिका कालेश्वर। अरे वो मंत्री, मुझे ये बता कि इस महल के रक्षा कवच का रहस्य क्या है, क्योंकि रात में मुझे अजीब और गरीब सपने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है अब इस महल का रक्षा कवच सही काम नहीं कर रहा है। तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि सुरक्षा कवच का तोड़ कहाँ पर है। पर छोटे महाराज, ये तो आपको भी पता है कि रक्षा कवच का तोड़ कहां पर है, क्योंकि आप भी उस वक्त थे जब रक्षा कवच बांधा जा रहा था और आपने ही इसका सच किसी और को बताने के लिए मना किया था।
और आज आप ही भूल चुके हैं। मूर्ख मंत्री, तू जवाब सवाल कर रहा है मुझसे, इसका परिणाम तू जानता है क्या होगा? अगर तुझे पता है तो मुझे सच सच बता, मेरा समय मत बर्बाद कर, समझा? ठीक है छोटे महाराज, मैं आपको बता रहा हूं, इस महल का रक्षा कवच आपकी भाभी मतलब महारानी स्वयं है। इसलिए जब तक महारानी इस महल के अंदर रहेंगी तब तक इस महल का कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था क्योंकि मुझे पहले से पता था कि सच क्या है। बहुत खूब तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब जाओ महल से बाहर, आज तुम्हारा अवकाश है। कालिका कालेश्वर की बात सुनकर मंत्री तुरंत वहां से चला जाता है और फिर कालिका कालेश्वर महारानी के कमरे की तरफ निकल पड़ता है। और थोड़ी देर में कमरे में जा पहुंचता है। भाभी, आपसे कुछ कहना था पर कैसे कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आप मेरी बातों को मना कर दिया तो इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ। अरे छोटे, पागल मत बन, बोल क्या कहना है, जो तू बोलेगा मैं वही करूंगी। चल अब बोल जो कुछ बोलना है। भाभी, यही कहना था कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें महल को छोड़कर मेरे साथ जंगल में जाना पड़ेगा। पर ये बातें हमारे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि महाराज को ये बात पता लगे और हमारे साथ सैनिकों को भेज दे। इसलिए आप मेरे साथ चुपके से चलिए, तभी मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी कौन सी चीज है महेंद्र, बताओगे तो सही। ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने नहीं देखी और तुमने देखी है, और वो चीज महल में नहीं है बल्कि जंगल में ही? क्यों? भाभी, अगर आप जवाब सवाल करेंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि आप मना कर देंगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा था, अगर आपको चलना है तो बिना किसी को बताए मेरे साथ चलिए। ठीक है। अगर इतना जिद करता है तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इस बात को किसी को बताऊंगी नहीं और चुपके से जंगल की तरफ चल रही हूँ और फिर देखूंगी ऐसा कौन सा चीज है जो तू मुझ दिखाना चाहता है। इतना बोलकर कालिका कालेश्वर महारानी को लेकर चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अरे छोटे, कितनी दूर है, मैं तो थक गई, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। ना तो तूने घोड़े लाए, अब मैं कैसे चलूं, तू ही बता। अभी और कितनी दूर है? अगर ज्यादा दूर है तो थोड़ी देर आराम कर, फिर चलेंगे। बस थोड़ी दूर और चलते रहिए, नहीं तो उसका समय चला जाएगा और फिर आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा और कष्ट सहिए और मेरे साथ आगे चलिए। कालिका कालेश्वर महारानी को धीरे धीरे काली गुफा में ले जाता है। ये कौन सी जगह है और इस गुफा में क्या दिखाने लाए हो? बोलो, मुझे डर लग रहा है, निकलो उस गुफा से। रुको भाभी जी, बहुत जल्दी है आपको। अगर इतनी दूर चलकर आई हैं तो रुकिए, मैं आपको मिला रहा हूँ। मैं तुरंत बुला रहा हूँ। महारानी, आप कहाँ पर है? जल्दी आइए, रानी आपका इंतजार कर रही है। आइए महारानी डायना। इतना कहते ही सामने प्रकाश हुआ और फिर डायना और उसके दो रक्षक दैत्यराज और दंबिकासुर सामने आते हैं। बहुत खूब कालिका कालेश्वर, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हुई। इस रानी को लाके यहाँ पे बहुत अच्छा किया। आज मुझे थोड़ा सुकून मिला। इसकी ही वजह से मेरा नागेश्वर मारा गया। अगर इसने उस हिरण को मारने की जिद ना किया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। वो जिंदा होता। जिस प्रकार नागेश्वर तड़प के मरा है, ठीक उसी प्रकार तेरा राजा भी मरेगा। छोटे, ये कौन है और ये मरने जीने की क्या बात कर रही है? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। कौन है नागेश्वर और इसको किसने मारा और ये राजा को मारने की बात कर रही है? मुझे समझाओ। भाभी जी, बात उस दिन की है जिस दिन आप राजा के साथ शिकार पर आई थी। उस दिन आपने हिरण मारने की जिद की थी, तब राजा ने आपकी इच्छा पूरी करने के लिए उस हिरण पर एक तीरंदाजी की, लेकिन हिरण भाग निकला और वो तीर झाड़ियों के पीछे छिपे नागेश्वर को जा लगी और वो तुरंत मर गया। और वो नागेश्वर कोई और नहीं बल्कि इस डायना का पति था। मुझे इस बात का खेद है, मुझे माफ करे डायना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब ये घटना हुई
तब तो छोटा वहां पर नहीं था और इसे सारी बातें पता है। मुझे तो अब शक हो रहा है कि ये सच में महेंद्र है या कोई बहरूपी है। तो आप जान ही गई महारानी वैशाली जी। हाँ, मैं महेंद्र सिंह नहीं हूं। मैं हूं कालिका कालेश्वर। यह है मेरा असली रूप और मैंने ही तुम्हें अपने जाल में फंसाकर यहां तक लाया। अब आज से तुम यहीं पर कैद रहोगी और तुम्हारी जगह मेरी महारानी डायना तुम्हारे राज्य पर हुकूमत करेगी और फिर वहां पर कहर बरसेगा। लोग मरने पर मजबूर होंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा। कालेश्वर, तूने सही कहा। मैं उस राज्य में जाकर पहले उस प्रजा में विद्रोह करवाऊंगी कि राजा चोर है और फिर महेंद्र को अपने जाल में फंसाकर उसके ही हाथों उस राजा वीरेंद्र सिंह की मृत्यु करवाऊंगी। वीरेंद्र सिंह के मरने का चक्रव्यूह रचा जा चुका है। बस अब इंतजार है उस घड़ी का जिस घड़ी राजा वीरेंद्र सिंह का शव मेरे कदमों में होगा और मैं उस राज्य की महारानी बनकर अपनी हुकूमत करूंगी। और तुम यहीं पर सड़ती रहोगी। डायना, आंख मूंद कर सपने मत देख। राजा को मारना इतना आसान नहीं है। और तू क्या बोल रही है कि महेंद्र सिंह के हाथों से राजा को मरवाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जब तक महेंद्र सिंह जिंदा है तब तक तुम राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये तो वक्त बताएगा महारानी वैशाली। तू अब जिंदा रहेगी और अपने साम्राज्य की बर्बादी देखेगी। इतना बोलकर महारानी डायना अपना रूप बदल लेती है। कैसा लगा महारानी वैशाली? मेरी आवाज, शक्ल, सब कुछ तुम्हारे जैसा है। सब मुझे महारानी समझेंगे पर मेरी चाल कोई नहीं समझ पाएगा। दैत्यराज और दंबिकासुर, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस वैशाली को गुफा से निकलने मत देना। मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर डायना महारानी वैशाली के कक्ष में चली जाती है और फिर थोड़ी देर में महेंद्र सिंह और मंत्री वापस राजा के पास आते हैं। महाराज, मैं 1 महीने से भ्रमण पर था और इस यात्रा के दौरान मैंने पूरा सच का पता लगाया है कि इस राज्य में किसानों के ऊपर, फसलों के ऊपर और इस महल के ऊपर जो भी होने वाला है, सब जो का पता लगा लिया है महाराज। जो भी घटना राज्य में हुई वो सब सच है और इसके पीछे किसी बुरी शक्ति का साया है महाराज। अगर समय रहते उसे रोका ना गया तो पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। क्या बोल रहा है तू छोटे? मदिरा पान करके आया है क्या? आज ये उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहा है? तूने ही तो 10 दिन पहले मुझसे बताया था कि गांव में घटित सारी घटनाएं झूठी हैं और फिर तुमने ही उन सभी को मेरे पास लाया था जो झूठी अफवाहें फैलाई थी और मैं ही उन्हें कारागार में बंद करवाया। और अब तुम बोल रहे हो कि राज्य में जो भी घटनाएं हुई हैं वो सच है। ये कैसे हो सकता है? महाराज, माफ करें, ये कोई मजाक करने का समय नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर चिंतन करें और प्रजा की भलाई के लिए एक नया कदम उठाएं। अरे महेंद्र, तू पागल हो गया है क्या? मैं मजाक करूंगा तुझे समझ नहीं आता। मैं जो बोल रहा हूं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 10 दिन पहले तुमने ही आकर मुझे ये सारी बातें कही थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अपने माता पिता की कसम खाकर कहता हूं कि तुमने ही 10 दिन पहले मुझसे आकर कहा था कि राज्य में हुई घटनाएं झूठी हैं। महाराज, अब मुझे पूरा संदेह हो चुका है कि अब बुरी आत्मा का साया महल के अंदर भी आ चुका है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं झूठा नहीं हो सकता। चाहे तो मंत्री से पूछ लो कि हम दोनों अभी इस महल के अंदर प्रवेश किया हूं। छोटे, अब तू अपनी वाणी पर विराम दे, अन्यथा मेरा क्रोध बढ़ जाएगा और मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। इससे पहले मेरी आंखों के सामने से हट जा और जाकर अपने शयन कक्ष में विश्राम कर। राजा की इतनी बात सुनकर महेंद्र सिंह गुस्से में अपनी भाभी के पास जाता है। भाभी, अच्छा तुम मुझे सच सच बताओ, क्या मैं 10 दिन पहले से ही इस महल में रह रहा हूँ? और क्या मैं अपनी प्रजा को सजा दिलवाया? और क्या मैं ही महाराज के सामने गांव में हुई घटनाओं को झूठा साबित किया? ये क्या हो रहा है भाभी? अब आप ही मुझे समझाएं। मैं क्या बोलूं छोटे, तेरे भैया का दिमाग अब सही नहीं रहता। वे अजीब सी घटनाएं करते रहते हैं। कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या सुनते हैं। मुझे खुद मालूम नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें अपने राजा का पद त्याग देना चाहिए। ये क्या बोल रही है भाभी? आपका दिमाग तो सही है।
अरे महाराज, कभी गलत नहीं हो सकते। उन्हें जरूर कुछ हुआ है, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं बोल सकते। अरे छोटे, मुझ पे विश्वास कर, वो सच में बदल चुके हैं, इसलिए उनका राजा पद से हटाना बहुत जरूरी है। उन्होंने ही गुस्से में आकर प्रजा पर कर लगा दिया और निर्दोष किसानों को कारागार में बंद करवा दिया। मुझे तो शर्म आती है उनकी पत्नी बनने में। भाभी, अगर ऐसी बात है, अगर मेरी प्रजा पर अत्याचार हुआ है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा सगा हो या दुश्मन। आप सही बोल रही हैं, अब महाराज को अपना पद त्यागना होगा। हाँ छोटे, अब तूने मेरे मन की बात की। मैं चाहती हूँ कि महाराज को रास्ते से हटा दिया जाए और उनकी जगह पर तू राजा बन जाए और मैं तुम्हारी रानी। तुम मुझे पसंद हो महेंद्र। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और फिर हम दोनों मिलकर इस राज्य को और भी सुंदर बनाएं। भाभी, मेरे महाराज कभी गलत नहीं हो सकते। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इन सब के पीछे किसका हाथ है। और अब मुझे मालूम हो गया कि तुम मेरी भाभी नहीं हो, तुम एक बहरूपिया हो। और जो 10 दिन पहले आया था वो भी मेरी शक्ल का बहरूपिया था। और अब मैं महाराज को यह बात साबित करके रहूंगा। तुझे क्या लगता है कि तू मेरी माया जाल को इतनी जल्दी खत्म कर देगा? मैं हूँ महारानी डायना। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। इसका अंत इतना खौफनाक करूंगी, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब देखो मेरा असली चाल। महाराज बचाओ, मुझे बचाओ। छोटे ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की जरूरत की। महाराज, मंत्री, जल्दी आओ कमरे में। डायना की इतनी बात सुनकर राजा और मंत्री महारानी के कक्ष में आते हैं और फिर डायना राजा से कहती हैं, महाराज, छोटे ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। इन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मैं अपने कक्ष में सो रही थी, तभी इसने मुझे गलत तरीके से छुआ। और जब मैंने इससे बोला कि मैं महाराज से बताने जा रही हूं, तब इसने मुझे धमकी दी कि अगर तू महाराज को बताएगी तो मैं महाराज को जान से मार दूंगा। महाराज, इसे अब राजा बनने का शौक चढ़ा है। ये आपको रास्ते से हटाना चाहता है। क्यों रे महेंद्रा, तू सच में पागल हो गया? तूने अपनी मां समान भाभी के ऊपर गलत निगाह डाली है। पता है इस अपराध का दंड क्या है? तुम्हारी आंखें फोड़ देनी चाहिए और तुम्हारे हाथ कटवा देना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर अभी भी मानवता भरी है। अगर तू मेरा सगा भाई ना होता तो आज तेरे साथ क्या होता मैं भी नहीं सोच सकता। हट जा मेरी आंखों के सामने से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे संयम टूट जाए और मैं तुझे अपने हाथों से ही मार डालूंगा। इससे पहले निकल जा तू मेरे इस राज्य से। राजा वीरेंद्र सिंह की इतनी बात सुनकर महेंद्र सिंह बिना कुछ जवाब सवाल किए महल छोड़कर निकल जाता है। महेंद्र सिंह चलते चलते उस बड़े जंगल में पहुंच जाता है जहां पर उसे काल केतु मिला था। काल केतु, तुम जहाँ कहीं हो अगर आ सकते हो तो आकर मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। कृपा करके मेरे सामने आओ। महेंद्र सिंह के इतना बोलते ही उसके सामने एक प्रकाश हुआ और फिर काल केतु सामने प्रकट हुआ। बोलिए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपने मुझे किस लिए याद किया, इसका कारण बताएं। काल केतु, मेरा राज्य बहुत संकट में आ चुका है। अगर अब मैं उसके लिए कुछ न कर पाया तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है, क्योंकि मेरे महल में बुरी शक्तियों का साया हो चुका है। मेरी भाभी नहीं बल्कि रानी डायना है और उसने ही मेरे बड़े भाई महाराज वीरेंद्र सिंह को अपने माया जाल में फंसाकर मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर मुझे राज से बेदखल करवा दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उस डायना के बारे में पूरा विस्तार से समझाओ। महाराज, डायना कोई छोटी मोटी डायन नहीं है। वो काली शक्तियों की महारानी है। उसने ही महारानी नीलम के भाई को अपने माया जाल में फंसाकर काली शक्तियों का आदी बना दिया था
अब मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बता सकता। अब जो कुछ बताना है महारानी नीलिमा जी बता सकती हैं, इसलिए तुम मेरे साथ पाताल लोक चलो। इतना बोलकर काल केतु महेंद्र सिंह को महारानी नीलिमा से मिलाने पाताल लोक ले गया। महारानी नीलिमा ये पृथ्वी लोक के एक छोटे महाराज है। इन्होंने ही उस दिन मेरी मदद की थी और मैंने ही इनको वचन दिया था कि जब भी आपको जरूरत पड़े आप मुझे बुला लीजिएगा। और आज महारानी इन्हें हमारी जरूरत पड़ी, इसलिए मैं आज इन्हें आपके पास लाया हुए। इनका कहना है कि उनके राज्य पर डायना का साया है और आप इसके बारे में कुछ अपनी राय दे। क्या बोल रहे हो कालकेतु? डायना पृथ्वी लोक पे है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे मिली नहीं। उसके नाम से मेरे शरीर में आग लग जाती है। उसने ही मेरे भाई को बुरी शक्तियों का आदी बनाकर उससे शादी कर पाताल लोक में हाँ। तो क्या महारानी नीलिमा उसको रोकने का कोई उपाय आपके पास नहीं है क्या? अगर कोई उपाय है तो मुझे बताइए। एक उपाय है महाराज महेंद्र सिंह, पर उसे मारना हम सबके बस में नहीं है। उसे मारने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्ध मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए तुम्हें एक प्रसिद्ध साधु के पास जाना होगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे कालिंदी जंगल ले चलो। वहीं पर मिलेंगे महर्षि नीलमणि व्यास महाराज, जिनके अंदर प्रकांड शक्तियां हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। राजा महेंद्र सिंह की इतनी बात सुनकर कालकेतु, महारानी नीलिमा और महेंद्र सिंह तीनों कालिंदी जंगल चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर में महर्षि नीलमणि व्यास जी के पास पहुंच जाते हैं। बाबा प्रणाम। मैं श्रीकांतपुरम राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह का छोटा भाई महेंद्र सिंह। बाबा, मेरे राज्य में काली शक्तियों का साया है, अर्थात मेरा महल अब डायना के कब्जे में है। अगर समय रहते ठोस कदम ना उठाया गया तो राजा के साथ साथ बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। और अब तो डायना रूप बदलकर मेरी भाभी बनकर महल में घूम रही है और मेरी असली भाभी को कहीं अगवा करवा दी है। तो बाबा, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बच्चा महेंद्र, तुम चिंता मत करो। जब जब इस पृथ्वी पर काली शक्तियों का राज होता है, तब तक किसी न किसी रूप में भगवान अवतार जरूर लेता है। लेकिन इस बुरी शक्ति को मिटाने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी राज्य की मदद कर सकूं। तुम परेशान ना हो बेटा, डायना के जैसे हजारों डायना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अभी अपनी मंत्रों के प्रभाव से पता कर रहा हूं कि आपकी भाभी कहां है। बाबा मन में कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर महेंद्र सिंह से कहते हैं, बेटा महेंद्र, तुम्हारी भाभी इसी पृथ्वी लोक पर एक घने जंगल में काली गुफा के अंदर है। अगर तू मुझे वहां तक ले जा सका तो हम तुम्हारी भाभी को बचा सकते हैं। कि इतनी बात सुनकर कालकेतु सबको उस काली गुफा के पास ले जाता है। सुनो, अगर तुम महारानी को ले जाने दिए तो तुम जिंदा बच पाओगे, अन्यथा तुम तीनों का मरना निश्चित है। क्या बोल रहा है रे साधु? तुझे क्या लगता है कि तू इस रानी को ले जा सकता है? अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखा। बेटा, तू मेरी शक्तियों के बारे में जानता नहीं है। ये शक्तियां तुम्हारी महारानी डायना का विनाश करने लिए है। तुमसे लड़ने के लिए नीलिमा और कालकेतु ही काफी हैं। नीलिमा और कालकेतु तुरंत इन तीनों पर आक्रमण कर। साधु बाबा के इतना कहते ही नीलिमा और कालकेतु उन तीनों पर आक्रमण कर देते हैं और फिर चुपके से महेंद्र सिंह अपनी भाभी को लेकर बाबा के साथ अपने महल की तरफ निकल पड़ते हैं और चलते चलते थोड़ी ही देर में राजमहल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये क्या है बाबा? यहाँ पर तो दो रानियां हैं। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है बाबा? अब आप ही समझाइए। महाराज, अभी आपको समझाने का वक्त नहीं है। अब जो कुछ समझाना है इस डायना को समझाना है। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपने असली रूप में आकर माफी मांगकर अपने आप को बचाकर अपने लोक चली जा। इसी में तेरी भलाई है, अन्यथा आज तेरा विनाश है, निश्चित है। अरे ओ साधु, तेरे जैसे हजारों साधुओं से निपट चुकी हूं मैं। मुझे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना होगा।
चुप कर डायना, तू मेरे मंत्रों को झेल सके इतनी तेरे अंदर क्षमता नहीं है। अगर तू झेल सके तो चल झेल के दिखा। इतना बोलकर बाबा मंत्र पढ़ते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही डायना अपने असली रूप में आ जाती है और फिर बाबा इसी का फायदा उठाकर एक और पिशाचिनी मंत्र पढ़ते हैं। इतना मंत्र पढ़ते ही डायना के ऊपर एक प्रकाश उठा और वो गायब हो गई और उधर नीलिमा और कालकेतु मिलकर उन तीनों राक्षसों को मार देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने आज मुझे, मेरे राज और मेरी प्रजा की रक्षा की। और छोटे, तू भी मुझे माफ कर देना। आज मेरी आंखें खुल गईं। नहीं भैया, ये तो मेरा कर्तव्य था और मैं अपने कर्तव्य का पालन किया। अब मैं चाहता हूं कि किसानों पर लगाए हुए कर को माफ करें और उन बेगुनाह को रिहा करें जिन्हें आप कैद करवाए हैं। महेंद्र सिंह की इतनी बात सुनकर राजा तुरंत मंत्रियों को आदेश देते हैं और फिर उन सभी किसानों को रिहा कर माफ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह एक बुराई पर एक अच्छाई की जीत हुई। रुकिए दोस्तों, मैं राजा महेंद्र सिंह कैसी लगी ये कहानी जरूर बताएं और हाँ, अपना कीमती समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद।